सो गाइस, आज एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर कंपनीज इरेडा ने भी और सुज़लोन ने भी, एनटीपीसी, इन सभी कंपनीज ने बहुत बढ़िया काम किया है। मार्केट काफी अच्छा था। लेकिन 1 अप्रैल से आपको मालूम है कि सीईआरसी के नए रूल्स और रेगुलेशन, जो कि आप पीछे देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे, बर्नस्टेन ने फ्लैग्स लगाए हैं यहाँ पर, मतलब कि रेड फ्लैग्स बताया और कॉशस भी बताया है इन कंपनीज के ऊपर, सुज़लोन, एनटीपीसी, इरेडा जैसी कंपनीज पर। लेकिन ऐसा क्यों है? आपको मालूम है सीईआरसी का मुद्दा लगभग पिछले 5 महीनों से 6 महीनों से चल रहा था। सीईआरसी ने कहा था कि 1 अप्रैल से ये नॉर्म्स टाइट हो जाएंगे। अब ये सभी नॉर्म्स मैंने आज के दिन आपको सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के वीडियो में बताए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इरेडा के कंपैरिजन में समझते हैं कि सीईआरसी के इन नए रूल्स का क्या इंपैक्ट इरेडा पर पड़ सकता है। इरेडा एक तरह से एनबीएफसी कंपनी की तरह काम करते हैं, मतलब कि आप ये समझो कि फाइनेंसेस प्रोवाइड करती है प्रोजेक्ट्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, अलग अलग एनर्जी सेक्टर के कंपनीज के लिए आपके फाइनेंसेस प्रोवाइड करती है इरेडा। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। अब क्या होता है कि अलग अलग कंपनीज अपना ना एक प्रोजेक्ट बनाती है कि हम कितना जो है जनरेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, फिर चाहे वो विंड एनर्जी में हो या सोलर एनर्जी में हो। अगर वो एक्सीड होता है तो वो एक वायलेशन माना जाएगा सीईआरसी के रूल्स और रेगुलेशन के अंडर। ये पहले भी माना जाता था, लेकिन इस बार परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन उसको कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है। तो कहीं ना कहीं इरेडा पर भी बताया जा रहा है कि इस चीज का इंपैक्ट आपको पड़ता देखने को मिलेगा। डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म को यहां पर टाइट किया गया है इसी वजह से। ऑल्दो इरेडा में अगर आप यहां पर थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स है, मतलब कि ये जो पेनल्टीज की बात यहां पर हो रही है ना, अगर आप यहां ये वाला पैराग्राफ रीड करोगे, शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म में क्या क्या चेंजेस आएंगे। पहले तो लॉन्ग टर्म देख लो एक बार। लॉन्ग टर्म में आपका जो क्लैरिटी है ग्रिड कनेक्टिविटी को लेकर के, और साथ में स्टोरेज रेगुलेशन, ये सब चीजें इंप्रूव होंगी और प्रोजेक्ट्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी लॉन्ग टर्म में एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है। पर शॉर्ट टर्म में कोई भी नया रूल्स और रेगुलेशन आता है, आपको मालूम है कि उसकी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। ऑल्दो ये रूल 1 अप्रैल से लागू हो चुका है, और अगर आप देखोगे इरेडा में जो भी गिरावट देखने को मिली आपको पिछले 6 महीनों में, इसका पहला पार्ट अभी पिछला 1 महीने के अंदर जो हुआ है वो पहला पार्ट है कि चलो मार्केट गिर रहा था पिछले 1 महीने से, तो आपको इरेडा में भी गिरावट मिली। लेकिन उसके 6 महीने अगर आप पीछे जाते हो तो कहीं ना कहीं सीईआरसी का ये पूरा जाल आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इरेडा में बड़ी गिरावट हुई। आइनॉक्स विंड, इरेडा, सुज़लोन, ये लगातार गिरते चलेगा ना सीईआरसी की वजह से। अब सीईआरसी 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। अब आगे यहां पर क्या चीज हमको चाहिए, मानना यह है कि सीईआरसी के रूल से आपकी कंपनीज के जो है रिवेन्यूज पर आपको कमी होती देखने को मिल सकती है। अब Q4 करीब आ रहा है, ऑल्दो ये लागू हुआ है 1 अप्रैल से, तो अभी तो भैया हमको Q4 में इसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रीसेंट अपडेट्स जो इरेडा में देखने को मिली है, जैसे कंपनी का लोन सैंक्शन डिसबर्समेंट आप देख रहे हो ना, इरेडा का काफी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी को प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करनी होती है। तो इरेडा के लिए ये एक एक्सेप्शन है कि अगर उसके फाइनेंसेस जो है, उसका लोन डिसबर्समेंट अगर बढ़ रहा है, तो इरेडा के लिए ये एक्सेप्शन है कि कोई इशू वहां पर नहीं है। फाइनेंसिंग जितनी होगी उतना ही कंपनी के लिए बेहतर होता है। ठीक है, तो ये पहली वाली अपडेट। ऑल्दो मैं इस अपडेट को पहले भी आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूं। कंपनी का लोन अमाउंट लगभग 93,000 के ऊपर क्रॉस कर चुका है। अब आते हैं आपकी अगली अपडेट पर। नेक्स्ट अपडेट आपकी पॉजिटिव है। जेफरीज जेफरीज कहते हैं कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, साथ में ओवरऑल पावर सेक्टर भी, चाहे वो थर्मल हो चाहे किसी भी तरह का पावर एनर्जी से पावर एनर्जी आपकी हो, ये रहेंगे पॉजिटिव आपके मॉनसून सीजन में। ऑल्दो आपके जेफरीज की ये रिपोर्ट बता रही थी आज से लगभग 1 महीने पहले कि मॉनसून डेफिसिट देखने को मिलेगा, और बल्कि अभी मॉनसून आया नहीं, उसके पहले ही बारिशें इतनी हो चुकी हैं। समझ रहे हो? तो जेफरीज ने कहा मॉनसून का डेफिसिट देखने को मिलेगा, तो पावर कंपनीज को पॉजिटिव इंपैक्ट दिख सकता है। ऑल्दो बारिशें पहले ही होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो यस, ये रिपोर्ट एक तरह से पॉजिटिव है इंडियन पावर सेक्टर के लिए। जो चीजें शायद हमको पिछले साल मिसिंग नजर आई ना 2025 में, 2025 के समर में, मुझे लगता है कि वो यहां इस बार के समर में कवर हो सकती हैं इस सेक्टर को लेकर के। ठीक है, तो अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। ऑल्दो इरेडा आपको मालूम है सबसे पहली कंपनी होती है रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली, बट अभी तक कंपनी ने डेट्स भी अनाउंस नहीं करी है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है आज शाम को ही कंपनी डेट बता दे, बट अभी नहीं करी है। यह है कंपनी का ईपीएस, जो कि मार्च 2026 का भी अभी आ चुका है, और यहां कंपनी का ईपीएस 6.13 से बढ़कर के 6.7 पर आया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ईपीएस है। दैट मींस कि कंपनी की वैल्यूएशन काफी बेटर है इस फॉल में।
ऑल्दो आज के स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी थी, और उसके पहले स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। कंपनी का ईपीएस भैया बड़ा है मार्च 2026 का डाटा के अकॉर्डिंग, यानी कंपनी के प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो वो दोनों नीचे की तरफ आए होंगे। भैया ये देखो किस तरह से आपको कंपनी के पी और प्राइस टू बुक रेशियो में आपको किस तरह से फॉल देखने को मिला है ना, ये कंपनी की वैल्यूएशन को हेल्दी करते हैं। अब और ज्यादा हेल्दी अगर आपको कंपनी की वैल्यूएशन करनी है तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा अच्छा खासा ग्रोथ परसेंटेज ईयर ऑन ईयर बेसिस जब कंपनी का Q4 का डाटा आएगा। अब आपको एक चीज नजर आएगी यहां पर, एक बार ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत ध्यान से देखना। मार्च का रिजल्ट रेवेन्यू कंपनी बढ़िया दे रही है इन कंपैरिजन विद दिसंबर, ठीक है। 2024-25 में आओ, 23-24 में यहां पर भी कंपनी बढ़िया काम कर रही है मार्च में इन कंपैरिजन विद दिसंबर। थोड़ा सा आगे की तरफ आओ, यहां पर भी कंपनी बढ़िया काम कर रही है 24-25 में इन कंपैरिजन विद दिसंबर। अब आप इधर आओ, कंपनी ने दिया एक बड़ा बेंचमार्क दिसंबर 2025 में 2130 करोड़ के रेवेन्यू के साथ में ग्रोथ है 25% का। अब आप लोगों ने पास्ट देखा कंपनी का कि कंपनी मार्च का क्वार्टर बढ़िया दे रही है दिसंबर के कंपैरिजन में, यानी कि पॉसिबिलिटी हमारे पास काफी हाई है कि इस मार्च में भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़े, यानी कि एक नया बेंचमार्क। तो अगर कंपनी नया बेंचमार्क लगा देती है, चलो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 2200 करोड़, हम एक बहुत कम नंबर लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अभी कंपनी ने नंबर्स नहीं दिए हैं, बट मैं आपको कह रहा हूं कि चलो मान लेते, सपोज करते हैं कि कंपनी ने 2200 करोड़ का रेवेन्यू दे दिया। अब ये 2200 करोड़ पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 1904 करोड़ का, ठीक है, 1904 करोड़। ऑल्दो अगर आप इस पर देखोगे ना तो कंपनी ने जो 25% का ग्रोथ दिया ना भाई, ये काफी बढ़िया ग्रोथ है, क्योंकि 1700 से कंपनी 2130 पर गई। अब कंपनी का मार्च 2025 में 1904 था, और अभी हम एग्जांपल ले रहे कि कंपनी मान लो 2200 करोड़ का रेवेन्यू दे देती है, तो भैया हमें चाहिए 25% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्योंकि दिसंबर का हमको ग्रोथ जो है एक्सीड करना है मार्च में, दिसंबर के ऊपर का ग्रोथ हमको मार्च में देना है। तो ऐसे में यहां कंपनी का 25% ये कितना होगा, कितना होगा 25%, लगभग 450 के आसपास, मतलब कि कंपनी को लगभग 2350 करोड़ का रेवेन्यू देना है, 2350 करोड़। भैया एटलीस्ट मुझे इतना रेवेन्यू चाहिए ताकि कंपनी वापस से इतना ही ग्रोथ लेकर के आ पाए। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि कंपनी का ईपीएस ऑलरेडी दिखा रहा है कि कंपनी का ईपीएस दिसंबर के कंपैरिजन में बड़ा है, दिसंबर के कंपैरिजन में कंपनी का ईपीएस बड़ा है 0.57% के आसपास, ठीक है, इतना ही हुआ ना 0.57। तो यहां पर बहुत हाई पॉसिबिलिटी नजर आती है ये कि कंपनी का रेवेन्यू शायद 2350 या उसके आसपास ही देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज एनुअल बेसिस पर ऑलरेडी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली इन कंपैरिजन विद दिसंबर। तो बहुत हाई चांस है कि कंपनी 2350 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर दे इस Q4 में। अभी डेट्स कंपनी ने अनाउंस नहीं किए, मैं आपको पहले बता दूं। टेक्निकली 58.1 का एमएफआई है, 47.3 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं आपके इरेडा के चार्ट पर, और प्लीज यार अगर आप वीडियो में यहां तक बने रहे, सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे नहीं लगते इस चीज के, आप लोगों ने बंद कर रखा है आप तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही प्लीज कर देना यार, ठीक है। ये है इरेडा का चार्ट, 1 डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये, आपको यहां नजर आ रहा है 125। मैं आपको एक रेंज बताता हूं 125 से लेकर के 126। इरेडा में जो प्राइस है ना दोनों 125 से 126, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रेंज रही है। अगर आप इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट खोल के देखोगे तो आपको नजर आएगा 2024 की शुरुआत में, यानी जनवरी के महीने के टाइम पर ना, इस रेंज पर स्टॉक ने एक रिजेक्शन भी दिखाया है, यहां पर देखो रिजेक्शन भी दिखाया है, यहां पर देखो बेस लाइन भी दिखाई है। इसीलिए 125 से लेकर के 126 बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बन जाती है इरेडा के लिए। अगर इस रेंज पर स्टॉक सस्टेन करने में कामयाब हो गया, अब इसको प्रेजेंट की तरह समझना, मान लो कि आप कमिंग सेशन में 125 से 126 की रेंज पर आते हो, यहां आपका ना बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, इसको मैं हैंगिंग बेस कहता हूं। अगर ये चीज बनते इरेडा में तो काफी हाई पॉसिबिलिटी है आपके ब्रेकआउट देने की, बट यार मार्केट को भी अभी नजर में रखना है, क्योंकि फ्राइडे के दिन आपकी है यूएस और ईरान की मीटिंग, ठीक है। फ्राइडे के दिन क्या होने वाला है मीटिंग में, कुछ भी पॉजिटिव मिला तो भैया बहुत हाई पॉसिबिलिटी नजर आती है कि 125 से 126 आपका ब्रेकआउट कर जाए, बहुत हाई पॉसिबिलिटी नजर आती है कि ये रेंज आपकी ब्रेकआउट कर जाए। और जो कंसोलिडेशन अभी आपका यहां पर बन रहा था, अगर आप इधर देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा
कि लगभग लगभग 108 के ऊपर स्टॉक जो टिका रहा, ये अपने पुराने रिजेक्शंस के ऊपर स्टॉक ने बेस बनाया है काफी बढ़िया। जो ये आपका कंसोलिडेशन आप लोगों को नजर आएगा यहां पर, ये पूरा क्लस्टर्ड पैटर्न जो था आपका इरेडा ने इसके ऊपर हैंगिंग बेस बना करके रखा, जो कि पहले आपका रिजेक्शन रहा था या फिर आप कह सकते हो बेस भी रहा था इरेडा के अंदर। तो भैया मेरे हिसाब से यहां पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई नजर आ रही है कि इरेडा में ये मोमेंटम जो आज बना है ये फर्दर कैरी फॉरवर्ड हो, क्योंकि दिन के आखिर तक बायर ही नजर आए इरेडा में, सेलर बहुत ही कम थे। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, होप कि यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।